चैप्टर को फिनिश करना तो बनता ही है ना। तो चलो यार, बहुत सारी आग लगा दी जाए इन द चैट सेक्शन एंड अच्छा, आग लगा दी जाए से एक बात और ध्यान आती है कि आज दशहरा है ना, और यार हर फेस्टिवल हमें एक एक सीख देकर जाता है, ठीक है। सो दशहरा भी हमें ये सिखाता है दैट इट इज ऑलवेज गुड ओवर इविल। तो यार अपने अंदर की हम सबके अंदर कुछ ना कुछ तो नेगेटिव साइड है, तो लेट अस एक्चुअली ट्राई टू आइडेंटिफाई द नेगेटिव पार्ट्स और ऑफ आवर ओन सेल्व्स, एंड उनको अगर हम धीरे धीरे एलिमिनेट करेंगे तो द वर्ल्ड ऑन द होल विल बी अ बेटर प्लेस, है ना, और सबके लिए ही अच्छा होगा। तो बेसिकली हम हमेशा कोशिश करते हैं सामने वाले या दूसरों में नेगेटिविटीज़ ढूंढने की, जिनको हम कंट्रोल भी नहीं कर सकते, जिनको हम चेंज भी नहीं कर सकते, जिन पर हमारा एब्सोल्युटली कोई कंट्रोल ही नहीं है ना। तो इंस्टेड हम अपने अंदर की कमियों को पहचाने, भले फिर वो प्रोक्रेस्टिनेशन हो कि कल करेंगे परसों करेंगे, भले फिर वो लेजीनेस हो, भले फिर वो टू मच ऑफ सोशल मीडिया यूज़ करना हो, जो कुछ भी आपके गोल के बीच में आ रहा है और आपको लगता है येस दैट दिस इज अ नेगेटिव हैबिट, तो अपने अंदर की उस नेगेटिव हैबिट को एलिमिनेट करना है, हमें अपने रास्ते से हटाना है। वॉइस लो है? ओके, मतलब कि क्या वॉइस बहुत ज्यादा ही लो है बच्चों? ऐसा तो होना नहीं चाहिए वैसे, बट स्टिल ओके। ये लो, मैंने तो क्लास स्टार्ट होने से पहले थोड़ी सी वॉइस लो की थी अपनी तरफ से, मुझे लगा कि कुछ ज़्यादा ही ज़ोर से ना हो जाए, है ना। चलो खैर यार, लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी बताओ, अभी इज इट ऑल गुड? आज की क्लास बहुत छोटी सी क्लास होने वाली है और बहुत जल्दी वी विल बी एबल टू फिनिश दिस यूनिट, मतलब कि आज सब फटाफट फिनिश हो जाएगा। तो चलो यार, एक बार ही चैट सेक्शन में लिख दो कि हैप्पी दशहरा आकांक्षा मैम, है ना, फटाफट से लिख दो। और बस इस बात को हमेशा ध्यान रखिए कि इट इज़ ऑलवेज गुड ओवर ईविल। लाइफ में बस एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, ठीक है, कि नो मैटर व्हाट ऑलवेज चूज द राइट पाथ, है ना। राइट जो आपका दिल कहे कि ये राइट है, राइट जो आपका दिल कहे कि ये सही है, और जिसको दिल ने कह दिया कि नहीं यार ये ठीक नहीं लग रहा है ना, तो बस चलो जी, लेट्स गेट स्टार्टेड। ये किया था हमने कि नहीं किया था, ये बता दो बस। हाँ, हैप्पी दशहरा, गॉड ब्लेस यू। चलो, आज दशहरा वाले दिन और कोई क्लास तुम्हारी हुई हो कि नहीं हो, आकांक्षा मैम तुम्हारे सामने प्रकट हो गई हैं। ऑल्सो गाइज, आई होप यू नो कि मैं बहुत जल्द ही एनसीईआरटी रीडिंग सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ, जो कि बिल्कुल कंसिस्टेंटली हम रन करेंगे, एंड उसके मदद से आप एनसीईआरटी एक पर्टिकुलर चैप्टर की कितनी भी बार रिवाइज कर सकते हो, 4-5 बार आसानी से आपकी रिवाइज हो जाएगी बिफोर योर मेन एग्जाम। सो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन तुम्हें मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आई होप आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया है, भाई मेरे ही नाम से है ना, मेरे ही नाम से। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको सभी लिंक्स भी मिल जाती हैं। एंड इसी के साथ आज फटाफट से इस चैप्टर को फिनिश करते हैं, क्योंकि आज बहुत छोटा ही पार्ट बचता है अब हमारे पास इस पर्टिकुलर चैप्टर में। एक तो द स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स हमने वैसे ऑलरेडी कवर कर लिया था, बट वील स्टिल प्रैक्टिस अ फ्यू क्वेश्चंस, एंड फिर एरोमेटिसिटी का कॉन्सेप्ट है, और क्या है भाई, हाँ बस एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ, दैट इज ऑल। चलो तो यार देखो, हम अच्छा जितने बच्चे क्लास में आ गए हैं फटाफट से सेशन को लाइक कर अपनी अटेंडेंस मार्क कर दो, और अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन था, हमने बच्चों ऑलरेडी सीख लिया था कि हमारे पास क्या होता है ना, कि अगर कोई भी ग्रुप ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर लगा है तो सिर्फ ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर ही वो रेजोनेंस दिखा पाएगा, ठीक है। ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर रेजोनेंस लगता है और साथ साथ हाइपर कॉन्जुगेशन भी लग पाता है, लेकिन मेटा पोजीशन पर सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट लगता है। बेटा मेटा पोजीशन के ऊपर रेजोनेंस या हाइपर कॉन्जुगेशन दोनों में से कुछ भी नहीं लग पाता, है ना। तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर रेजोनेंस एंड हाइपर कॉन्जुगेशन दोनों आ लगते हैं, वेयर एज मेटा पोजीशन पर सिर्फ और सिर्फ हाइपर कॉन्जुगेशन ही सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट ही ऑपरेट कर पाता है। अब उसके हिसाब से यहाँ पर आपको जो इंटरमीडिएट्स दिए गए हैं वो कार्बोकेटाइंस हैं। एक एक कर अगर आइडेंटिफाई करें तो यार OH ग्रुप प्लस M इफेक्ट दिखाएगा उसके लोन पेयर की प्रेजेंस की वजह से। ये जो आपका CHO ग्रुप लगा है ये -M इफेक्ट दिखाएगा, और इसी के साथ ये जो CH3 ग्रुप लगा है क्योंकि मेटा पोजीशन पर लगा है तो ये +I इफेक्ट लगाएगा। कार्बोकेटाइन को इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप पसंद आएंगे, और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग में भी क्योंकि यहाँ पर सबसे स्ट्रॉन्ग इफेक्ट +M लग रहा है तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, फॉलोड बाय ये वाला एंड फॉलोड बाय दिस। तो पहला वाला स्ट्रक्चर इज मोस्ट स्टेबल, फॉलोड बाय द लास्ट स्ट्रक्चर, और फिर बीच वाले में तो इलेक्ट्रॉन
विड्रॉ हो रहे हैं उल्टा, तो वो आपका लीस्ट स्टेबल होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी देखिए, तो ये वाला क्वेश्चन यार एक बार ही देखो, तो यहाँ पर बस पोजीशन को चेंज कर दिया गया। अब बच्चों क्योंकि ये मेटा पोजीशन पर लगा है, क्या ये मेटा पोजीशन पर रेजोनेंस दिखा सकता है? नहीं। हालांकि पिछले केस में हमने देखा कि ये प्लस एम इफेक्ट दिखा रहा था, बट यहाँ पे नहीं दिखा पाएगा। क्यों? क्योंकि ये प्रेजेंट है कहाँ पर? मेटा पोजीशन पर। यहाँ पर ये सिर्फ और सिर्फ माइनस आई इफेक्ट दिखा सकता है। सिमिलरली यहाँ भी ये सिर्फ माइनस आई इफेक्ट दिखा सकता है, और यहाँ पे क्या दिखाएगा? प्लस आई इफेक्ट दिखाएगा। देयरफॉर 3 सबसे ज्यादा स्टेबल है। अब आउट ऑफ द 2 किसका माइनस आई ज्यादा होगा? इसका। तो ये बेटर हो गया है ना। 3, 2, 1। आई बिलीव ये वाले कुछ क्वेश्चंस ना हमने ऑलरेडी कर ही लिए थे। तो अब हम आते हैं अपनी एसिडिक स्ट्रेंथ के पास। वापस से आपको रिकैप मिल गया होगा, है ना। चलो यार, अब हम बात कर लेते हैं हमारी एसिडिक स्ट्रेंथ की। बेटा वॉइस एकदम परफेक्ट है, आप अपने ईयरफोन्स की वॉइस बढ़ा लो, बिल्कुल परफेक्ट, एकदम बढ़िया आवाज आ रही है मेरे को, बहुत ही नाइस। ठीक है, चलो अब एसिडिक स्ट्रेंथ के ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। एंड लेट मी टेल यू कि नीट 2025 में भी एसिडिक स्ट्रेंथ के ऊपर ही क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। क्वेश्चन कार्बोक्सिलिक एसिड से था, बट जिसने जीओसी पढ़ी होगी, कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं भी पढ़ा होगा, वो बच्चा भी आसानी से क्वेश्चन कर पाता। ठीक है, तो देखो यार, एसिडिक स्ट्रेंथ मतलब हमें एक एसिड दिया है, और वो एसिड कितना स्ट्रॉन्ग या कितना वीक होगा वो हम कैसे समझ सकते हैं? समझ रहे हो बात को, कि आपको एक एसिड दिया गया और आपको उस एसिड की स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करना है, या फिर आपको 2, 3, 4 एसिड्स दिए जाएंगे और आपको ये बताना होगा दैट विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट वन, या फिर उनको उनकी स्ट्रेंथ के बेसिस पर आपको अरेंज करना होगा। तो हमारे पास क्या आता है, देखो एसिड का काम क्या होता है देखा जाए तो यार, एसिड का काम है प्रोटॉन को डोनेट कर देना, है ना, कि यार प्रोटॉन डोनेट कर दे, वो एसिड है। तो यार अपनी जो एसिड होती है ना, वो क्या करती है बच्चों? प्रोटॉन का डोनेशन करती है, बात नंबर 1। अच्छा, फिर आपने ना आयनिक इक्विलिब्रियम में सीखा होगा द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। फटाफट से यस मैम बोलो अगर आपने आयनिक इक्विलिब्रियम कभी पढ़ा है और उसमें इसको सुना है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड को आपने सुना होगा। बेसिकली कुछ नहीं, इसमें हम क्या लिखते हैं? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं। दैट मीन्स द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, अब यार देखो यहाँ पर एसिड का काम क्या है? प्रोटॉन देना। तो जो जितने ज्यादा प्रोटॉन्स बना के देगा हमें, वो उतना स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा, है ना, क्योंकि एसिड से हमारी एक्सपेक्टेशन क्या रहती है कि यार प्रोटॉन दे दे, है ना। तो जो जितने ज्यादा प्रोटॉन्स हमें बना के देगा, जितनी ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में प्रोटॉन्स हमें देगा, वो उतना अच्छा एसिड होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि के जितना ज्यादा H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन होगी, के उतना ज्यादा होगा। दैट मीन्स के जो होता है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है, तो ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ना एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन होता है, और वो क्या करते हैं, 3-4 एसिड का के दे देते हैं, है ना, और कहते हैं बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग, इनको ना ऑर्डर में अरेंज करो, असेंडिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। तो आपको क्या करना है, जिसका के की वैल्यू ज्यादा है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी, क्योंकि के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन है, और जितने ज्यादा H पॉजिटिव आयन्स हमें मिल जाएंगे, के की वैल्यू उतनी ज्यादा हो जाएगी, मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, तो के ज्यादा तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा। वहीं आपने सुना होगा पीके भी होता है हमारे पास। पी क्या है? पी एक ऑपरेटर है जिससे नेगेटिव लॉग लग जाता है, तो माइनस लॉग ऑफ के, है ना, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ के आपके पास ही आ गया। तो यार अगर के ज्यादा तो पीके कम आएगा, है ना, के ज्यादा तो पीके कम आएगा। इसका मतलब अगर एक एसिड स्ट्रॉन्ग होगी तो उसका पीके कम होने वाला है, यानी एसिडिक स्ट्रेंथ ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टू द वैल्यू ऑफ पीके। पीके ज्यादा मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ कम है, और के ज्यादा मतलब एसिड आपका कैसा है? स्ट्रॉन्ग है। गॉट इट? अच्छा, दूसरी बात यार, ये तो हमने बहुत ही बेसिक सिंपल सी बात कर ली। अब एक्चुअली क्या होगा कि क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन में तुम्हें एसिड देंगे, और एसिड में आपको बताना होगा कि भैया हमारे पास जो है बताओ इनमें से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है ना। तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो देखो यार, अपने पास मान लीजिए HA नाम का एक एसिड दिया है, जब वो डिसोसिएट करेगा आपको बना के देगा H पॉजिटिव प्लस A नेगेटिव। सही है ना, क्या बना के देगा? H पॉजिटिव A नेगेटिव। अब होता क्या है ना बच्चों, कि हमारे पास जब हम एक एसिड के अंदर से प्रोटॉन को बाहर निकाल लेते हैं, तो जो बचता है, या आपने सुना होगा ना कि अगर एक एसिड है,
एसिड में से एक प्रोटॉन को रिमूव कर दिया, एक प्रोटॉन को रिमूव करने के बाद जो बनता है उसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस। क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेट बेस। और हम ये मानते हैं कि स्ट्रेंथ जो होगी ना एसिड की, राइट, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड will be directly proportional to the stability of conjugate base। वो directly proportional होगी to the stability of conjugate base। इसका मतलब मेरा conjugate base जितना ज़्यादा stable बनेगा, बेटा इसका मतलब मेरा conjugate base जो है वो जितना ज़्यादा stable बनेगा, मेरे एसिड की स्ट्रेंथ STRE, ठीक है, हाँ, तो मेरी एसिड की स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होगी। पता है क्यों? मतलब इसका मतलब ए नेगेटिव बनने वाला ये जो ए नेगेटिव है, भाई थोड़ा यस मैम भी बोल दो, हैं, बोलो यस मैम, फटाफट से यस मैम, ठीक है।